नमस्कार, सभी का स्वागत है इस लाइव सेशन के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रॉय जो एमएलए हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे लगा दिया है। उसी फैसले का आज कानूनी विश्लेषण कर रहे हैं। क्या किसी चुने हुए एमएलए को सिर्फ एक वीडियो क्लिप के आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है क्या विधानसभा से? और अगर वो वीडियो एआई से बनाया गया हो, एडिट किया गया हो या फिर प्रमाणित ना हो, उसको प्रूव ना किया जा सके, तब क्या तब भी वो एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्या? और क्या हाई कोर्ट सीधे किसी विधायक को डिस्क्वालीफाई कर सकती है स्पीकर के फैसले को भी दरकिनार करके? कि मतलब विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनके फैसले को दरकिनार करके क्या हाई कोर्ट किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकती है? केस का नाम है शुभ्रांशु रॉय वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली 2025। सुप्रीम कोर्ट का यह केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मुकुल रॉय की डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगाकर संविधान से जुड़े हुए, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए एक बेहद गंभीर मुद्दे पर जवाब दिया है। और सवाल भी खड़े हो गए हैं किसके रिगार्डिंग? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होते हैं उनकी प्रमाणिकता के बारे में, एविडेंस एक्ट का यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और पुराने वाला इंडियन एविडेंस एक्ट इसमें लग रहा है वो 66 बी का, और जुडिशियल रिव्यू की क्या सीमाएं हैं। यह फैसला सिर्फ एक एमएलए से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, यह लोकतंत्र, डिजिटल साक्ष्य और संवैधानिक संतुलन से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आइए इसको बिल्कुल स्पष्ट, शांत और कानूनी तरीके से समझते हैं, पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा सभी के साथ। ये एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसमें बहुत कुछ डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि मामले की पृष्ठभूमि क्या है। मामले की पूरी राजनीतिक और जो कानूनी पृष्ठभूमि है उसको समझना बहुत जरूरी है। मुकुल रॉय ने 2021 में कृष्णानगर नॉर्थ सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता। ध्यान रखिएगा, मुकुल रॉय ने 2021 में कृष्णानगर नॉर्थ सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता। चुनाव के बाद उन पर आरोप लगा कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसके बाद डिफेक्शन पेटिशंस दाखिल की गई। किसके द्वारा? शुवेंदु अधिकारी के द्वारा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और दूसरा एक एमएलए हैं अंबिका रॉय, उनके द्वारा। अब इस पर स्पीकर ने क्या किया? वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ने क्या किया? वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन की याचिकाएं जो हैं वो खारिज कर दी। कारण यह बताया गया कि सोशल मीडिया वीडियो और पोस्ट सेक्शन 65 भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट के अनुसार प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं थे। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मामला पहुंचता है कलकत्ता हाई कोर्ट में। नवंबर 2025 में हाई कोर्ट ने स्पीकर का फैसला जो था वो पलट दिया, यानी कि जो वेस्ट बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के स्पीकर का जो फैसला था इसके रिगार्डिंग, मुकुल रॉय के डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, उस फैसले को पलट दिया और कहा कि मुकुल रॉय ने डिफेक्शन किया है, पार्टी चेंज की है बीजेपी से, वो तृणमूल कांग्रेस में आए हैं, इसलिए उन्हें 10th शेड्यूल के तहत, भारतीय संविधान का जो 10th शेड्यूल है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, दल बदल कानून से रिलेटेड है, उसके तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनकी सदस्यता से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के पद से भी हटा दिया गया। अब मामला इसके खिलाफ पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मामला पहुंचता है कहां? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर हस्तक्षेप क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने, या सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले के अंदर, आपका कोई सवाल हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं और बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी किसके द्वारा? शुभ्रांशु रॉय यानी कि मुकुल रॉय के बेटे के द्वारा, क्योंकि मुकुल रॉय की तबीयत गंभीर थी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुख्य मुद्दों पर इस सुनवाई के दौरान गौर किया कि पहला,
कि बेटे का लोकस क्या है। क्या मुकुल रॉय के बेटे याचिका दायर कर सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिस पर कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई विधायक गंभीर रूप से बीमार है तो परिवार का सदस्य याचिका दाखिल कर सकता है, इसलिए लोकस को आधार बनाकर मामला खारिज नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है कि मुकुल रॉय के बेटे ने इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके गए थे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, और जब ये सवाल उठा कि इनका लोकस ही नहीं बैठता, ये केस फाइल ही नहीं कर सकते, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रॉय के बेटे के पक्ष में फैसला दिया कि हाँ, क्योंकि जो मुकुल रॉय हैं वो बीमार हैं, तो ऐसी स्थिति में विधायक के परिवार के सदस्य के द्वारा याचिका दाखिल हो सकती है, इसलिए लोकस को आधार बनाकर जो है मामला खारिज नहीं किया गया। दूसरा मुद्दा यह था कि हाईकोर्ट की क्या सीमा होती है ऐसे मामलों पर, और कोर्ट ने सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल उठाया इस मामले के अंदर, क्या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में सीधे एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकती है? कि क्या हाई कोर्ट, जब स्पीकर ने एक बार फैसला दिया और स्पीकर के फैसले का जो न्यायिक पुनरीक्षण या कि जुडिशियल रिव्यू है उसके तहत क्या एमएलए को सीधे डिस्क्वालीफाई कर देगी, या हाई कोर्ट की भूमिका सिर्फ स्पीकर के फैसले की समीक्षा तक सीमित होती है? इस पर बेंच को लगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हाई कोर्ट अपनी संवैधानिक सीमा को पार कर गया है इस मामले के अंदर। समझिएगा, बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर हाई कोर्ट ने अपनी संवैधानिक सीमा जो है वो पार कर दी है। तीसरा सवाल इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने यह था कि डिस्क्वालिफिकेशन के क्या परिणाम होंगे। कोर्ट ने इस मामले के अंदर यह भी देखा कि जो असेंबली का कार्यकाल है, विधानसभा का कार्यकाल है, वो सिर्फ 4 महीने में खत्म होने वाला है, और ऐसे समय में डिस्क्वालिफिकेशन लोकतंत्र पर गंभीर प्रभाव डालता है। और ऐसे समय में मतलब अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जब जो कार्यकाल है, सदन का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है, और ऐसे समय पर उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो, तो वो लोकतंत्र पर काफी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। और आपको पता भी है कि अभी वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ समय के बाद चुनाव भी होने वाले हैं। इन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। यही कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो हाई कोर्ट ने मुकुल रॉय को एमएलए की सीट से डिस्क्वालीफाई किया था, उस वाले आदेश को रोक दिया है, उस पर रोक लगा दी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, क्या सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना सही है? कि एक एआई जनरेटेड वीडियो या फिर सोशल मीडिया जनरेटेड वीडियो के बेस पर क्या किसी एमएलए को, किसी सांसद को, किसी विधायक को डिस्क्वालीफाई करना ठीक है या नहीं है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जरूर बताइएगा, और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा, आप क्या सोचते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के बारे में, और धारा 65B जो इंडियन एविडेंस एक्ट की है, भारतीय साक्ष्य कानून की है, उसके बारे में समझते हैं। इस केस का यही सबसे महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा है। आने वाले समय के अंदर साक्ष्य विधेयक को लेकर, साक्ष्य कानून जो है भारत का, उससे रिलेटेड भी ये केस आपके एग्जाम में पढ़ाया जाएगा। हालांकि एंटी डिफेक्शन वाला तो इंपॉर्टेंट हिस्सा है ही, उसके साथ साथ यहां पर भी आप ध्यान रखिएगा कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड भी मुद्दा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले के अंदर कहा था कि जो सेक्शन 65B है, 65B है, इन किसका, सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कि सख्त पालन जरूरी नहीं है ऐसे मामलों के अंदर, एंटी डिफेक्शन मामलों के अंदर। मतलब समझिएगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा कि चाहे कोई वीडियो एआई जनरेटेड भी आ गई, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आ गया, तब ऐसे मामलों के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ, जो संविधान के अंदर जो प्रावधान है, 10th शेड्यूल के अंदर जो आता है, उस ऐसे मामलों के अंदर सेक्शन 65B का सख्त पालन जरूरी नहीं होता है, चाहे साक्ष्य आपका इलेक्ट्रॉनिक ही क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इससे, जब यह मामला बात सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची ना, सुप्रीम कोर्ट ने इससे सख्ती से असहमति जताई है। मतलब यहां भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट गलत था। अरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक, सिंपल सी बात है, आप किसी भी लॉ के जानकार से पूछ लीजिए, अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आएगा, तो 65B का अनुपालन होना ही चाहिए। और ऐसे मामलों के अंदर, इतने संवैधानिक मामलों के अंदर हाईकोर्ट कह रही थी कि यह जरूरी नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि नहीं भाई,
सख्ती से अनुपालन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यहां पर इन्वॉल्व है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्ट बात यह भी कही कि जो धारा 65B है वो एविडेंस एक्ट की इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए अनिवार्य है। जब जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सवाल उठेगा आपको 65B का अनुपालन करना ही पड़ेगा, कोई भी आप उसके साथ ढिलाई नहीं बरत सकते हैं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अर्जुन पंडित राव खोटकर केस का सिद्धांत, खोटकर केस का हवाला देते हुए बोला कि जो ये केस है अर्जुन पंडित राव केस, लैंडमार्क केस है, याद रखिएगा, ये सिद्धांत को पूरी तरीके से स्थापित करता है। और ये केस भी जो है वो इलेक्शन डिस्प्यूट से ही जुड़ा हुआ था। जो कौन सा केस जो मैंने आपको अभी बताया, अर्जुन पंडित राव खोटकर केस, ये भी 65B पर एक लैंडमार्क जजमेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर चेतावनी भी दी कि अगर डिफेक्शन के मामलों में सेक्शन 65B को ढीला किया गया, यानी कि उसका सख्ती से अनुपालन नहीं किया गया, तो 65B को अगर आपने ढीले से अनुपालन किया तो यह स्थापित कानून को नुकसान पहुंचा सकता है। जो वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कानून के, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब कि जो स्थापित कानून है, जो रूल्स हमेशा फॉलो होते हैं कोर्ट के सामने, उनको ऐसे रफा दफा करने की कोशिश करेगा। आप बताइए कि आपको ये विश्लेषण कैसा लग रहा है अभी तक। कोर्ट ने यहां पर एक आधुनिक और बेहद अहम बात भी की, उसको भी समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आज AI टूल से नकली वीडियो बनाए जा सकते हैं। आपने देखा था पहले भी, कुछ समय पहले, इवन देश के प्रधानमंत्री का भी AI वीडियो जनरेटेड वीडियो चल रहे हैं। और ट्रंप वाला वीडियो तो देखा ही होगा आपने, देखा है ना, ट्रंप का गन्ने का जूस 20 रुपए का बड़ा गिलास। तो मतलब AI जनरेटेड वीडियो धड़ल्ले से बन रहे हैं और नकली वीडियो बनाए जा रहे हैं। सामने वाले बंदे ने कुछ कहा ही नहीं, उसको ऐसे करके बनाया जा रहा है। चेहरा, आवाज, दृश्य सब बदले जा सकते हैं, इसलिए ऑथेंटिकेशन ऐसे मामलों के अंदर सबसे ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा, जब भी कोई वीडियो होएगा, तो आपको उसकी प्रमाणिकता तो करनी ही पड़ेगी। कोर्ट का यहां पर एक शक्तिशाली कथन भी था, उसको भी समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को परखा जाना चाहिए, उसकी सत्यता चेक करनी चाहिए। यह चेक करना चाहिए कहीं उसके साथ टेम्परिंग तो नहीं हुई है, कहीं उसके साथ छेड़खानी तो नहीं हुई है। उसको सिर्फ मान ही नहीं लिया जाना चाहिए कि हाँ भाई यही सच है, पहले उसकी सत्यता चेक करिए। अब बात करते हैं AI, डिजिटल मैनिपुलेशन और डेमोक्रेसी के बारे में, जो इस केस से एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ लेके आता है और एक बहुत महत्वपूर्ण सीख भी देता है सभी को। यह फैसला जो है पारंपरिक कानून से आगे जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि हम AI युग में जी रहे हैं और हर वीडियो जो है वो सच नहीं होता। लोकतंत्र को अप्रमाणित डिजिटल सामग्री पर नहीं टिकाया जा सकता और उसके बेस पर अप्रमाणित मतलब जो नॉट प्रूव्ड है या जिसका प्रमाण नहीं है, जिसको कोर्ट में ऑथेंटिकेट नहीं किया गया, जिसकी सत्यता को प्रमाणित की नहीं किया गया, उसके बेस पर हम लोकतंत्र को डिसाइड नहीं कर सकते। और हाई कोर्ट ने भरोसा किया था प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पर कि मतलब हाँ देखने में ऐसा लगता है ये हो सकता है, और नॉन ट्रावर्स यानी इनकार न करने का को स्वीकार माना कि मुकुल रॉय ने उस वीडियो को के बारे में इनकार नहीं किया तो हाई कोर्ट ने उसको मान लिया कि हाँ भाई ये वीडियो सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे जो व्यक्ति है वो अपने डिफेंस में कुछ कह ही नहीं रहा या उसकी सत्यता को स्वीकार नहीं रहा या अस्वीकार नहीं कर रहा, उसके अलावा जो कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब भी कोर्ट के सामने आता है तो उसकी सत्यता को हमेशा प्रमाणित करना बहुत जरूरी होता है। तभी उसके बेस पर कोई फैसला लिया जा सकता है, तभी उसके बेस पर कोई एविडेंस कंसीडर किया जा सकता है। यह बात ध्यान रखिएगा। अब इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ चुप्पी या संभावना के आधार पर किसी चुने हुए प्रतिनिधि को, MLA को, MP को हटाया जा सकता है क्या? और जिसका सांकेतिक उत्तर भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जब इस पर मामले पर स्टे लगाई है, सिर्फ चुप्पी और संभावना के बेस पर हम नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस इन्वॉल्व हो और AI जनरेटेड वीडियो इन्वॉल्व हो
जो संविधान का जो 10th शेड्यूल है, 10वीं सूची है, उसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन एक गंभीर संवैधानिक दंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल पनिशमेंट है और इसके लिए हमेशा कड़ा प्रमाण चाहिए होता है। हम हल्के डिजिटल सबूत पर किसी की सदस्यता को रद्द नहीं कर सकते हैं। अब आप मुझे एक बात का जवाब और दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको क्या लगता है कि एआई जनरेटेड कंटेंट भविष्य में क्या चुनावी विवाद बढ़ाएगा या कम करेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अब बात करते हैं स्पीकर बनाम कोर्ट की। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के स्पीकर ने फैसला दिया, उस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पलट दिया। उसको समझते हैं, यहां पर संवैधानिक संतुलन को समझते हैं। संविधान ने जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनको 10th शेड्यूल के तहत विशेष भूमिका दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दोहराया कि डिफेक्शन पर जो प्राथमिक फैसला होता है वो स्पीकर का होता है, विधानसभा के अध्यक्ष का होता है। कोर्ट की जो भूमिका है ऐसे मामलों के अंदर सीमित जुडिशियल रिव्यू की ही होती है। कोर्ट स्पीकर की जगह नहीं ले सकती। कोर्ट ने सावधानी बरती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सावधानी बरती, अंतिम फैसला नहीं सुनाया, सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सभी कानूनी सवाल जो हैं वो ओपन रखे हैं और यही जुडिशियल रेस्ट्रेंट है, कमजोरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले के अंदर स्टे जरूरी क्यों था, उसको भी समझना काफी जरूरी है। क्यों इसके अंदर की जो सदस्यता पर रोक लगा दी गई थी उस पर रोक लगाना क्यों जरूरी था, उसको समझते हैं। सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था इस पूरे मामले के अंदर वो प्रमाणित नहीं था। दूसरा, धारा 65 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की है उसको नजरअंदाज किया गया था कानूनी तरीके से। और तीसरा, हाईकोर्ट ने अपनी सीमाएं पार की। और चौथा, लोकतांत्रिक जो प्रभाव थे, डेमोक्रेटिक जो इफेक्ट थे इस पूरे मसले के, वो ज्यादा गंभीर थे। और पांचवा, असेंबली का कार्यकाल समाप्ति पर था। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली का आपको पता ही है कि वहां पर समय समाप्त होने वाला है और चुनाव होने वाले हैं। कोर्ट ने ऐसे समय में कहा कि अगर मुकुल रॉय भविष्य में चुनाव लड़ते हैं तो उचित आवेदन किया जा सकता है। फिलहाल संवैधानिक सावधानी ही ऐसे मसलों के अंदर जरूरी होती है और यह सुनिश्चित करता है कि जो कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है और संस्थागत जो संतुलन है और डिजिटल मनमानी से सुरक्षा, सभी चीजों को इंश्योर किया जाए। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं और पूरा समझते हैं कि इस मसले से हमें क्या सीखने समझने को मिला है। तो अब निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है इस पूरे मामले से। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्थापित किया है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो एविडेंस लॉ से ऊपर नहीं है और धारा 65 बी यानी कि इंडियन एविडेंस की धारा 65 बी, उसका रेलेवेंस आज भी है, क्योंकि हालांकि हमारा जो नया क्रिमिनल कोड आ गया है मगर यह मामला 2021 से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इस पर पुराना लॉ अप्लाई हो रहा है। और एआई युग में जो है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमेशा जरूरी होता है, कड़ा एविडेंस जरूरी होता है। और हाई कोर्ट जो है सीधे एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती। लोकतंत्र में जल्दबाजी नहीं बल्कि सावधानी ध्यान रखनी चाहिए। यह फैसला याद रखा जाएगा कि कैसे डिजिटल एज में कॉन्स्टिट्यूशनल वार्निंग के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस इंश्योर किया। और जो भी लॉ एस्पिरेंट है, एलएलबी स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उनके लिए यह केस बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। संवैधानिक लॉ के पर्सपेक्टिव से, इलेक्शन लॉ के पर्सपेक्टिव से, एविडेंस लॉ के पर्सपेक्टिव से और जुडिशियल रिव्यू के पर्सपेक्टिव से। अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एग्जाम रेडी व्याख्या ऐसे ही चलती रहे इस चैनल पर, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सभी के साथ साझा जरूर करिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे यह बताइएगा कि क्या एआई बेस्ड पॉलिटिकल एविडेंस पर सख्त कानून बनने चाहिए या फिर नहीं बनने चाहिए। आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा। और अगर आप हमारे जो लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड या दूसरे डिफरेंट कोर्सेज हैं आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप से दून लॉ मेंटर, आप प्ले स्टोर से आप ऐप को इंस्टॉल करके हमारे पेड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को विभिन्न परीक्षाओं की, लॉ, जुडिशरी, एपीओ एग्जामिनेशन या दूसरे लॉ एग्जामिनेशंस के लिए आप अपने को और बेहतर बना सकते हैं।
आपको प्ले स्टोर पर जाना है, सिर्फ दून लॉ मेंटर टाइप करना है, या फिर आप सीधा इस बार कोड को स्कैन करके भी हमारी ऐप को इंस्टॉल करके कोर्स इसमें एनरोल कर सकते हैं, कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, आपका जो भी ओपिनियन है अबाउट दिस सेशन, वो फीडबैक में जरूर दीजिएगा। हमें सपोर्ट करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से, चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन